ओके दोस्तों, तो आइए आज हम पढ़ लेते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे हम। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब शुरू हुआ था? 1748 से 1754 में शुरू हुआ था। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कर्नाटक युद्ध का प्रथम युद्ध के बारे में, बहुत सारी जानकारियाँ हमने एकत्रित की थी। और इस युद्ध में भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कर्नाटक में जो ये परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये स्लाइड मैंने पिछले वीडियो में भी ऐड ऑन किया था, तो यहाँ ये समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको समझने की ये बात है कि कर्नाटक में दो व्यक्ति हैं। एक था अनवरुद्दीन जो पहले से नवाब था कर्नाटक का, और एक व्यक्ति था एक व्यक्ति था एक व्यक्ति था एक व्यक्ति चंदा साहब। एक व्यक्ति अनवरुद्दीन था और एक व्यक्ति था चंदा साहब। अनवरुद्दीन पहले से नवाब था और चंदा साहब बनने की कोशिश में लगा था। और ये दोनों, जो अनवरुद्दीन था और इधर हैदराबाद में नासिर जंग, एक तरफ थे जो अंग्रेजी खेमे में थे, मतलब अंग्रेजों के साथ थे। और इधर चंदा साहब और मुजफ्फर जंग एक खेमे में थे, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के शक में या फ्रांसीसियों के समर्थन में थे। अब देखिए यहाँ पे दो गुट बन गया था, और दो गुट के साथ साथ दो विदेशी कंपनियां भी थी। एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज साथ में थे, और एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी साथ में थी। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गया। आप बस यहाँ ध्यान रखना कि एक तरफ अनवरुद्दीन जहाँ है, उधर नासिर जंग है, और उधर अंग्रेज हैं। अनवरुद्दीन, नासिर जंग, अंग्रेज, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। आगे चलते हैं तो हम आगे देखेंगे। इस समय सर्वप्रथम डुप्ले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। मतलब कि जो डुप्ले था, फ्रांसीसी जो था डुप्ले गवर्नर, उसने मुजफ्फर जंग का साथ दिया था और इधर चंदा साहब का साथ दिया था। मुजफ्फर जंग के अपोजिट कौन है? अनवरुद्दीन। अच्छा, और चंदा साहब कहाँ है? चंदा साहब है उसमें हैदराबाद में, और ये है कर्नाटक में। तो ये दोनों का साथ दिया था। यानी डुप्ले जो था फ्रांसीसी कंपनी, उसने साथ फ्रांसीसियों ने एक मुजफ्फर जंग को बैठाना गद्दी पर चाहती थी कर्नाटक में, और हैदराबाद में चंदा साहब को बैठाना चाहती थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कर्नाटक में चंदा साहब को बैठाना चाहती थी, उधर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बैठाना चाहती थी। आगे चलते हैं तो आगे देखिएगा अगली स्लाइड में क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना, यानी मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, यानी फ्रांसीसी की बात चल रही है। डुप्ले की संयुक्त सेना ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में, एक युद्ध होता है इन लोगों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। अंबूर की लड़ाई बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा है कि अंबूर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1749 में, आप याद रखिएगा, जिसमें अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डाला। यानी अनवरुद्दीन अब यहाँ पे मार डाला जाता है। जो कि कहाँ का नवाब था? वो था कर्नाटक का नवाब। यानी ये कर्नाटक का व्यक्ति, कर्नाटक का जो नवाब था, ये मारा जाता है। तो अब जैसे ही कर्नाटक का नवाब मरेगा तो गद्दी पर कौन बैठेगा? मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठ जाएगा, क्योंकि मुजफ्फर जंग प्रयास ही कर रहा था कि हम कैसे भी कर्नाटक के गद्दी पर बैठ जाएंगे। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी न किसी तरह कर्नाटक की गद्दी पर कौन बैठ गया है? मुजफ्फर जंग। यानी यहाँ पे फ्रांसीसियों की एक तरह से जीत हो गई। अब मैटर फंसा है हैदराबाद का। हैदराबाद में नासिर जंग और चंदा साहब हैं। अब देखते हैं अगली स्लाइड में कि कौन आगे हैदराबाद में बैठता है। तो अंबूर का युद्ध आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली में शरण ले लिया। अच्छा, अनवरुद्दीन का एक पुत्र भी था जिसका नाम था मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली भागकर कहाँ शरण लेता है? त्रिचनापल्ली भाग जाता है। अनवरुद्दीन, बार बार मैं बता रहा हूँ, वही व्यक्ति है जो कर्नाटक का पहले नवाब था। शुरुआत में नवाब कौन रहता है कर्नाटक का? अनवरुद्दीन।
और अलाउद्दीन का एक पुत्र भी था, उत्तराधिकारी भी था, लेकिन वो लड़ने में सामर्थ्यवान नहीं था, लड़ नहीं पाया, इसलिए वो कहाँ भाग गया, वो चला गया तिरुचिनापल्ली में। तो यहाँ से अनवरुद्दीन का पूरा कहानी समाप्त हो गया है। अब वहाँ पे सर्वे सर्वा कौन है, मुजफ्फर जंग है। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अब फ्रांसीसी देख रहे हैं कि फ्रांसीसी जो है पूरी तरह से कंट्रोल बना लिया है। कहाँ पे, कर्नाटक में फ्रांसीसियों का बोलबाला हो गया है। इसी चीज को अंग्रेज देख रहे थे। फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे और उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया। अब नया कैरेक्टर आप देखिए यहाँ पे ऐड ऑन होता है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को समर्थन दे रहे हैं कर्नाटक के लिए, क्योंकि कर्नाटक में अब कौन गद्दी पर बैठ गया है, अब कर्नाटक की गद्दी पर मुजफ्फर जंग बैठा हुआ है। तो वो यहाँ पे मोहम्मद अली को कर्नाटक के लिए और उधर हैदराबाद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब के पद के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दे रहे हैं ये। अब अंग्रेज भी जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1750 में नासिर जंग अंग्रेजों से के सहायता से सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग वही व्यक्ति है जो चंदा साहब का अपोनेंट है। चंदा साहब का अपोनेंट है जो वही है नासिर जंग, जो कि हैदराबाद का निजाम बनना चाहता है। उसने क्या किया, 1750 में अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। लेकिन इस समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया। अब सेना, नासिर जंग का उल्टा मामला यह फंस गया कि नासिर जंग की खुद की सेना, जो सेना थी, वो सेना ने ही अपने आप में ही विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह से नासिर जंग की हत्या कर दी। वही इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसी डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। अब देखिए, अब मामला फिर पलट गया। गए थे किसी और को बनाने, बन कोई और गया। मतलब यहाँ मामला ये सेट हो गया कि ये अंग्रेज जो चालाकी कर रहे थे वो हो नहीं पाया। यानी दोनों जगह, कर्नाटक में भी और हैदराबाद में भी कौन बैठ गया, दोनों फ्रांसीसियों के व्यक्ति बैठे, यानी फ्रांसीसियों का दोनों जगह अधिकार हो गया। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अरकाट पर आक्रमण किया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व में सेना को पराजित कर अरकाट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब भाग खड़ा हुआ, तिरुचिनापल्ली भाग गया। चंदा साहब कहाँ भाग गया, तिरुचिनापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। अब चंदा साहब भी मैदान से बाहर हो गया है, वो भी भाग के कहाँ चला गया, तिरुचिनापल्ली चला गया। तो ये मामला यहाँ पे हो गया। अब आप देखिए, अब ये सब चल ही रहा था, बहुत कुछ, बहुत हद तक देखिए इतनी बातें हम समझे हैं। इस बात में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आप देख रहे हैं कि फ्रांसीसियों का परचम जो है लहरा रहा है, सितारे फ्रांसीसियों के बुलंद हैं और फ्रांसीसी दोनों जगह यानी कर्नाटक में भी और हैदराबाद में भी अपनी सिक्का जमाने में समर्थवान हैं और अपना सिक्का जमा चुके हैं। बट यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, जो कि पूरे खेल को बिगाड़ देगा, और वो ये है 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने, क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। और इस सरकारी कंपनी के चलते सरकार से जो ऑर्डर आते थे वो इन गवर्नर जनरलों को मानना पड़ता था। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि इसी चक्कर में जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट कंपनी थी उसने क्या कहा कि अब डुप्ले वापस आप आ जाइए, बुला लिया और इसके स्थान पर गुदेहू को गवर्नर बनाकर भेजा। अब एक नया गवर्नर आ गया है, गुदेहू। और जैसे ही गुदेहू गवर्नर बनकर आता है तैसे ही उसने आते ही सबसे पहले झगड़े को शांत करने के लिए संधि करता है और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। गुदेहू आते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दिया और अतः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। पांडिचेरी एक जगह का नाम है,
वहीं पांडिचेरी में ही एक संधि होता है और इसी संधि से युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध वो किससे समाप्त होता है? पांडिचेरी की संधि से। किस संधि से समाप्त होता है? पांडिचेरी की संधि से। आपको ध्यान रखना होगा कि सेकेंड कर्नेटिक वार किससे समाप्त होता है? पांडिचेरी की संधि से। देखिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देखिए। अच्छा, फर्स्ट कमेंट सेक्शन बताइएगा, फर्स्ट कर्नेटिक वार किससे समाप्त हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। पांडिचेरी की संधि द्वारा दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया। अच्छा, पांडिचेरी की संधि में यह भी तय हुआ कि अब किसी भी नरेश के झगड़े में, यानी किसी भी नवाब या निजाम के झगड़े में दोनों कंपनियां हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ये तय किया गया। तो ये बात यहाँ से पांडिचेरी की संधि में तय हो गई। अब आइए हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखिएगा क्या हुआ है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कब से कब तक चला है? 56 से 63 तक चला है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध को हम कैसे जानते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे 1756 में यूरोप में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच फिर से वही एंगल छिड़ गया कि इन लोगों के बीच में, ऑस्ट्रिया एक देश है आप जानते ही हैं, वहाँ पे एक प्रसा एक जगह है, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, यानी 7 वर्ष तक युद्ध चला था। ठीक है, यहाँ से आप जोड़िएगा 56 से 63 तो 7 ईयर का समय होता है और ये 7 वर्ष तक युद्ध चला था। ठीक है, फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ और फिर से वहाँ टेंशन जब बढ़े तो यहाँ भी टेंशन बढ़ना चालू हुआ। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनी एक दूसरे के बस्तियों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया, और लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब तक हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। फिर एक व्यक्ति इंटर करता है 1758 में, वो है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली ने भारत में जैसे ही कदम रखा तो इसके वजह से जो है युद्ध फिर से तेज हो गया और युद्ध नीति में जो है वृद्धि होने लगी। यहाँ देखिएगा, इसके आने से युद्ध में गति मिला और ये आते ही युद्ध को और चरम सीमा पर लेके चला गया। आते ही देखिए क्या करता है, इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण यानी थर्ड कर्नेटिक वार में अगर देखें, थर्ड कर्नेटिक वार में सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध को हुआ था वांडीवास का युद्ध है। 1760 में वांडीवास, ये ना जाने कितनी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, वांडीवास का युद्ध जो है ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और ये 1760 में हुआ था। जो आयरकुट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने जो है काउंट डी लाली के नेतृत्व में, फ्रांसीसी सेना काउंट डी लाली के नेतृत्व में वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। काउंट डी लाली कहाँ से था? ये फ्रांसीसी था। और ये आयरकुट कहाँ था? ये अंग्रेज था। आयरकुट कौन था? अंग्रेज था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वांडीवास का युद्ध जो है लड़ने वाले अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला आयरकुट है और फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ने वाला काउंट डी लाली है। कब हुआ है? 1760 में हुआ है। आइए आगे चलते हैं। तो इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे, मतलब इस युद्ध में अंग्रेजों को आखिरकार सफलता मिला और पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। सभी बस्ती अंत हो गए, धीरे धीरे खत्म होने लगे ये लोग। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा 7 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। उधर 7 वर्ष जो युद्ध चल रहा था 1763 में पेरिस, यानी क्योंकि शुरू मामला ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में ही शुरू हुआ था, तो पेरिस एक जगह है जो यूरोप में ही है, ये जगह पेरिस जो है यूरोप में है, तो वहाँ पे ये सप्तवर्षीयों का अंत होता है। इसी संधि के द्वारा कर्नाटक का भी तृतीय युद्ध समाप्त हो गया। तो यहाँ से ये बात हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत से फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो गया, मतलब इस युद्ध के बाद भारत से फ्रांसीसी धीरे धीरे समाप्त हो गए और यह भी तय हो गया कि अब
अंग्रेज कंपनी ही भारत में पूर्णतः अपनी प्रधानता बनाएगी और फ्रांसीसी बहुत थोड़े ही क्षेत्र में सिमट कर रह गए, जैसे कि पांडेचेरी, माही, कराईकल, ये सारे क्षेत्र में ही फ्रांसीसी रह गए, बाकी सारा कंट्रोल अंग्रेजों के पास चला गया। तो यहाँ से ये मामला चला। ठीक है, इतना तक बात आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और हम युद्ध के बारे में, जैसे इसी के बारे में क्रमबद्ध देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से कि कैसे क्या मामला हुआ है। तो यहाँ देखिएगा, ये है प्रथम कर्नाटक युद्ध और वर्ष क्या इसका रहा है, 1746 से 48। अच्छा, कारण क्या था? पहला मैंने कारण बताया था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। प्रश्न, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच अमेरिका में युद्ध। ये दो कारण हुए। समाप्ति कैसे हुई, कौन सी संधि से? तो ये हुआ था समाप्ति आपका, ये समाप्ति हुआ था, यहाँ पे देखिएगा 1748 में एक्सला सैपेल की संधि से। और परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाबों का पराजय हुआ। अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब का पराजय हुआ था। ये था पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध में। आपको क्या क्या बात याद रखनी है? तो पहली तो बातें ये याद रखनी है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में पहले बात याद रखनी है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ, फिर उसके बाद वर्ष 46 से 48। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का उत्तराधिकार और फ्रांसीसियों ने अमेरिका में युद्ध, यानी अमेरिका के कुछ क्षेत्र फ्रांसीसी के पास थे, उस पर भी कब्जा करने की बात थी। और समाप्ति कैसे हुआ? 1748 में एक्सला सैपेल की संधि, जो कि एक्सला सैपेल एक जगह है जो कि यूरोप में है। अच्छा, इसमें एक परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? तो अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की पराजय, यानी यहाँ पे फ्रांसीसी यहाँ जीते थे, फ्रांसीसी का विजय रहा था। तो ये हो गया आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। आई थिंक आप प्रथम कर्नाटक युद्ध अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से इसको क्रमबद्ध नोट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे भी हो आप इसको नोट बना लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, जितनी मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, एग्जाम में इससे एक पॉइंट भी बाहर नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस हो, आपका दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार जीडी हो, जो भी आप दे रहे हो एग्जाम, बिहार एसएससी 10+2 हो, यूपीएससी के अलावा सभी तरह के एग्जामों में इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है कर्नाटक युद्ध से या फ्रांसीसी से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक बात आप ध्यान रखिए, किसी भी मटेरियल को आप पढ़ रहे हैं तो एक मटेरियल आपके 10 टाइम्स होने चाहिए, एक 10 बार होना चाहिए, 10 बार नहीं होना चाहिए। 10 तरह के मटेरियल 10 बार नहीं पढ़िए, एक मटेरियल 10 बार पढ़िए। क्वेश्चन चाहे जहाँ से भी आपको लगाना है, जितना मर्जी लगाना है आप लगाइए, बट सोर्स आपका एक ही होना चाहिए। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे बेहतर तरीका है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। कुछ यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या मैटर हुआ है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये रहा और यहाँ पे 1748 से 1754 तक ये चला है। और यहाँ पे दोनों कंपनी द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप, यानी यहाँ पे कर्नाटक और, आप देख ही रहे होंगे, कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार का युद्ध चला था, जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और इसकी संधि भारत में पांडेचेरी में हुई थी, क्योंकि कारण भी इसका कहाँ था? पांडेचेरी में ही था। इसलिए इसकी संधि कहाँ हुई है? पांडेचेरी में हुई है। और इसके अंग्रेजों की अच्छी स्थिति थी, इसमें अच्छी स्थिति थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। बट स्थिति अच्छी थी, उनकी स्थिति हम अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे यहाँ पे। तो ये था कहानी कुछ द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। अच्छा, आप एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला सैपेल से हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसका अंत जो है एक्सला सैपेल से हुआ है, और द्वितीय कर्नाटक का अंत जो है पांडेचेरी से हुआ है, और तृतीय कर्नाटक का अंत पेरिस से हुआ है। यानी दो ऐसे युद्ध हैं जिसका अंत दूसरे, यानी विदेश के संधियों से हुआ है। इसका मतलब उसका कारण भी कहीं ना कहीं विदेश में छुपा है, उसका स्टार्ट होने का उद्देश्य भी विदेश में छुपा है। इसीलिए ये संधि विदेश में हो रहा है, और जिसका कारण भारत में है उसका संधि भारत में हुआ है। तो ये आप यहाँ से पॉइंट को देख सकते हैं और देख के समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सला सैपेल, यहाँ मिलेगा पेरिस,
और यहाँ पे है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी जो भारत में हुआ, इसका मैंने बताया है कि यहाँ पे दो कंपनियां लड़ रही थी, एक दूसरे के सपोर्ट में लड़ रही थी, एक दूसरे के अगेंस्ट खेमा बना के लड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का बात चल रहा था। आई थिंक आप यहाँ समझ गए होंगे। तो आइए थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला में देखिएगा क्या हुआ है मामला। थर्ड वाला में मामला ये हुआ है दोस्तों कि ये तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में कब से कब हुआ है, 56 से 63 में हुआ है। और इसमें यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, जैसे मैंने बताया, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। और 1763 में पेरिस की संधि से ये समाप्त हुआ है। अंग्रेजों का इसमें विजय रहा, पूर्णतः अंग्रेज विजय हो गए और यहीं से फ्रांसीसी समाप्त होते चले गए। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा ये स्लाइड देख के। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या रहा। आइए कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण युद्ध, अच्छा 2-4 युद्ध हैं इसमें, ये भी देख लेते हैं क्या क्या युद्ध हुआ है। तो देखिए मैंने इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक युद्ध में आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे युद्ध के बारे में कि इसके बीच में कौन कौन सा युद्ध। तो सेंट थॉमे का युद्ध 1948 में होता है, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच फ्रांसीसियों का विजय, यानी आप ध्यान रखिएगा सेंट थॉमे के युद्ध में फ्रांसीसियों का विजय रहा। ठीक है, अगला देखिए युद्ध होता है 1749 में, जो कि अंबुर का युद्ध है। अंबुर का युद्ध कब से कब है, तो ये 49 में है। और इसका जो है विजय, मैं इसको फिर से करता हूँ, इसका देखिए 49 में हुआ है। और डुप्ले मुजफ्फरजंग चंदा साहब त्रिगुट में कर्नाटक के नवाब में हुआ त्रिगुट का विजय। इसमें जो डुप्ले की सेना थी, यानी जो फ्रांसीसी थे, उनका ही विजय हुआ। और फिर बाद में ये अंबुर का युद्ध, याद रखिएगा, 1749 में हुआ है। अच्छा, एक और युद्ध हुआ है अर्काट का युद्ध, 1752 में हुआ है अर्काट का युद्ध। और ये क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना चंदा साहब के पुत्र राजा राम के बीच हुआ, और जो अंग्रेज का विजय रहा इसमें। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंट थॉमे में फ्रांसीसी जीते हैं, अंबुर में त्रिगुट का विजय हुआ है और अर्काट में अंग्रेजों का विजय हुआ है। यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। आइए एक लास्ट अंतिम देख लेते हैं, वंडीवास। तो वंडीवास में आप देखेंगे यहाँ पे वंडीवास में कि वांडीवास का जो युद्ध था, वांडीवास है 1760 ईस्वी में हुआ है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ है। इसमें भी अंग्रेज विजय रहे हैं, यानी अंग्रेज अंतोगत्वा जीत गए और अंग्रेजों के हक में फैसला हो गया। तो ये कुछ स्लाइड्स थे, आप इनको जो है बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या बढ़िया से रोक के पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा कहीं पे। बहुत अच्छे से मैंने इसको सेट किया है, तो आपको इससे बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर के डाले हुए हैं, तो आइए उनको भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 के समय में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो कोई और नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक और यहाँ पे छूट गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, डुप्ले। कौन था? डुप्ले। ठीक है, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, क्वेश्चन को पूरा लेना पड़ेगा। हाँ, आगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का सही समय कौन सा है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय, एमपीपीसीएस में सवाल पूछा हुआ है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का सही समय तो 39 से 41 को एक ऐसा समय था ही नहीं, 40 से 42 भी नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, और 42 से 44 भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 से 48। तो आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो आपको इसमें ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि तृतीय युद्ध में जो है सप्तवर्षीय युद्ध चला था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है? एक्सला सैपेल 48 की संधि के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंग्रेज का क्षेत्र जो मद्रास था, मैंने आपको बताया था कि मद्रास ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, घेरा डाल दिया था।
तो इस क्षेत्र को फिर से पुनः प्राप्त किया एक्सलासैपल की संधि से। तो ये बात दोनों सही है, तो इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इसका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ये देखिए यूपीपीसीएस 2020 में सवाल आया हुआ है, बहुत पुराना भी नहीं है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं दोस्तों, यकीन मानिए आप। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे मैचिंग द फॉलोइंग दिया हुआ है, तो ये शायद मैच किया हुआ है, बिल्कुल मैच किया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे मैच किया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 49 से 54 और तृतीय कर्नाटक 58 से 63 है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा एक साथ। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये दूसरा कोई नहीं, नन ऑफ दिस डुप्ले था। डुप्ले ने सबसे पहले ये तरीका अपनाया था कि हम एक दूसरे की झगड़े में इंटरफेयर करके अपने हितों को साध सकते हैं, तो ये डुप्ले ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कोई ननन दिस, ये ए ऑप्शन होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से। आगे चलते हैं, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो आइए हम मिला लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सलासैपल की संधि से खत्म हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से खत्म हुआ दोस्तों। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा नहीं, ब्रिटिश की हार हुई। ठीक है, और प्रथम मैसूर युद्ध अनिर्णायक था, यहाँ पे ब्रिटिश की हार हुई थी सेकंड वाले में, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा था। यानी यहाँ पे मैसूर वाले में ब्रिटिश की हार हुई थी, क्योंकि हैदर अली था यहाँ मैसूर में, और मैसूर में हैदर अली का एक कहावत है कि हैदर अली कभी भी किसी से हारा नहीं था। तो मैसूर में जो हैदर अली था, हैदर अली का बेटा पुत्र टीपू सुल्तान बहुत महान शासक हुआ करता था, तो वो भी बहुत कुशल शासक था, लेकिन हैदर अली के बारे में एक कहावत है कि वो कभी भी किसी से हारा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।